नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा अपनी 11वीं की पुस्तक जो है आरोह, जो कि अब MP बोर्ड में भी आ गई है और NCERT की पुस्तक तो है ही पहले से। तो इसमें जो पहला पाठ है आरोह का, गद्य खंड का पहला पाठ है नमक का दारोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। तो नमक का दारोगा जो है वो, मैं उसके बारे में पहले आपको समरी बता देता हूँ, पूरी डिटेल बता देता हूँ। आपकी बुक में आप देख सकते हैं सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय दिया है, तो आप वो रीड कर सकते हैं। और पूरी कहानी तो काफ़ी लंबी है, तो मैं आपको वो नहीं पूरी पढ़ के बताऊंगा क्योंकि उसमें ही सारा समय गुजर जाएगा वीडियो का। तो मैं आपको पूरी कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ, वो आपके लिए समरी का काम करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमक का दारोगा प्रेमचंद द्वारा रचित लघु कथा है। कहीं कहीं ये दरोगा नाम भी लिखा है, कहीं कहीं दारोगा शब्द भी लिखा है, तो दोनों ही सही है, लेकिन आपका पाठ जो है उसमें दारोगा शब्द है तो आप दारोगा ही लिखिएगा। तो इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है। नमक निरीक्षक यानी साल्ट इंस्पेक्टर, नमक का निरीक्षण करने वाला, ठीक है, जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। जो मार्केट में कालाबाजारी चलती है, मिलावट चलती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है। इसमें बताया गया कि धन के ऊपर धर्म जीतता है, यानी सच्चाई जो है वो जीत जाती है, पुण्य जो है, ईमानदारी जो है वो जीत जाती है धन की ताकत के आगे। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है। मानव मूल्य यानी कि इंसानी ईमानदारी, इंसानी आदर्श, इंसानी आइडल, इन सब को अच्छा दिखाया गया है। इन सब के ऊपर बहुत कुछ बताया गया है और इसमें अंततः सच्चाई की जीत दिखाई गई है और उसे सम्मानित भी किया गया है। मतलब व्यक्ति अच्छेपन की ओर उन्मुख हो, ये इस कहानी का उद्देश्य है। यही नहीं दिखाया गया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं दिखाया गया। इसमें अंततः ये बताया कि सच्चे इंसान की जीत होती है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्तव्य परायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में यह शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। तो ये तो आप समरी के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति का इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। यानी हर कोई चाहता था इस विभाग में उसे काम मिले, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई यानी घूसखोरी, यानी कि भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज़्यादा था, इसलिए हर कोई चाहता था कि हमें इसमें काम मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कमाई हो। तो उस दौर में फ़ारसी का बोलबाला था। उस समय क्या है, फ़ारसी भाषा ज़्यादा बोली जाती थी भारत में, और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फ़ारसी की प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। तो लोग ज्ञान में कम रहते थे, उच्च ज्ञान उन्हें कम प्राप्त होता था, और प्रेम की कथाएं यानी प्यार मोहब्बत से जुड़ी कहानियाँ और श्रृंगार रस के काव्य यानी प्रेम के गीत पढ़कर, मोहब्बत के गीत पढ़कर, इश्क की गाने पढ़कर ही लोग, क्या होता था, बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते थे। ज्ञान में तो बिल्कुल निल रहते थे, जीरो बटे सन्नाटा। मुंशी वंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत समझाया, जिसका सार यह था कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो। यानी पिता भी उस समय ये चाहते थे कि बेटा ऐसी नौकरी करो जिसमें एक्स्ट्रा पैसा मिले और ऊपरी कमाई हो, ईमानदारी और मेहनत से ज़्यादा इधर उधर से पैसा मिल जाए, घूसखोरी से मिल जाए। तो पिता भी ये समझा रहे हैं बेटे को, देखिए। और आदमी तथा अफसर देखकर घूस जरूर लेना। पिता उससे कह रहे हैं बेटे से कि बेटा घूस जरूर लेना, करप्शन जरूर करना, अगर मौका मिल जाए तो छोड़ना मत ही। तो आगे बढ़ते हैं। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद की नौकरी मिल जाती है। ठीक है, देख रहे हैं आप, उनको मिल जाती है नौकरी जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। आगे बढ़ते हैं। जब ये खबर जब पिता को पता चलती है तो बहुत खुश होते हैं, उनके तो मन की इच्छा जैसे पूरी हो जाती है। तो मुंशी वंशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया। सारे बड़े अधिकारी उनसे प्रसन्न हो गए। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। जाड़े यानी सर्दियों के समय। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, यानी यमुना नदी थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुल गई। बंदूक जेब में रखी और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। समझ रहे हैं ना आप, जो लोग नमक की कालाबाजारी करते थे और नमक इधर उधर ले जाते थे, नमक के साथ भ्रष्टाचार करते थे और गलत तरीके से उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, तो क्या हुआ कि वो उस क्षेत्र में और उसी विभाग में इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती थी, जो उस पर निरीक्षण रखे, नज़र रखे। तो एक रात क्या होता है कि नावों के द्वारा यमुना नदी से नमक ले जाया जा रहा होता है, कालाबाजारी चल रही होती है और उनको पता चल जाता है। तो आप देखिए क्या होता है कि उनकी नींद खुल जाती है।
और लंबी कतार पुल पार कर रही होती है, तो पूछते हैं जाकर मुंशी वंशीधर, क्या पूछते हैं कि गाड़ियाँ किसकी हैं, तो पता चलता है पंडित ओली पीदीन की हैं। मुंशी वंशीधर चौंक पड़ते हैं। पंडित ओली पीदीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, काफ़ी नाम था और काफ़ी माना जाता था उनको कि वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। अचानक ये सुनकर चौंक गए कि वो भी ऐसा काम कर सकते हैं। लाखों रुपयों का व्यापार था। वंशीधर ने जब जांच किया तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक लीं। पंडित जी को यह बात पता चली तो वह अपने धन पर विश्वास किए वंशीधर के पास पहुंचे और उनसे गाड़ियों को रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा। अब देखिए, वंशीधर को रिश्वत मिल रही है तो पंडित जी रिश्वत दे रहे हैं। अब लेकिन होता क्या है, परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने रिश्वत नहीं ली। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी। अरे 10 लाख नहीं, 12 लाख ले लो, अरे 15 लाख ले लो, बात को रफा दफा करो। परंतु वंशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई। पंडित ओलीपीदीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, चौंके हुए थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था, यानी सब लोग पंडित जी के पक्ष में थे, है ना। और जो बंशीधर है, जो सच्चा इंसान है, जो सच्चा नमक दरोगा था, वो हार रहा था, लेकिन उसको केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित ओलीपीदीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया, यानी पंडित जी आज़ाद हो गए। कालाबाजारी करने वाला पंडित ओलीपीदीन सबूतों के अभाव में, सबूतों की कमी में आज़ाद हो गए। एक अकेला वंशीधर क्या कर सकता था। तो वंशीधर के उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। देखिए, वहाँ उसको अच्छा व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि कालाबाजारी कर रहा था। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित ओलीपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपए बांटे गए। वंशीधर को व्यंग्य बाणों को सहना पड़ा। वंशीधर पे ताने कसे गए। अरे देखो, हार गया। एक सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। देखिए, ईमानदारी का परिणाम उसे क्या मिला कि उसको नौकरी से हटा दिया गया। आगे क्या होता है, पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की। एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय, यानी शाम का समय था। वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित ओलीपीदीन है। झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को कोसने लगे। अरे दिखाने के लिए तो करना पड़ता है ना कि इतना बड़ा आदमी है और सब कुछ दे सकता है, पैसे दे सकता है, मालामाल कर सकता है, नौकरी भी दोबारा लगवा सकता है और कुछ भी बोल सकता है और कह के जो है नौकरी फिर से मिल सकती है मेरे बेटे को, मेरे बेटे का लाभ हो सकता है। तो चापलूसी करना प्रारंभ कर दिया पिताजी ने। तो क्या बोलते हैं, देखिए, साथ ही अपने बेटे को कोसने भी लगे उनके ही सामने। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धनबल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। यानी वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान रहित सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। इस पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। वंशीधर ने जब कागज़ पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया, क्योंकि ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिलना भी मुश्किल था जो क्या बोलते हैं, सज़ा के डर से और घूसखोरी करने से भी पीछे हट जाए। मतलब सज़ा का भी जिसे डर ना हो और जो घूस भी ना ले, ऐसा व्यक्ति, इतना ईमानदार व्यक्ति मिलना मुश्किल था। इतना बड़ा घूस की रकम मिलने के बाद भी जिसने घूस नहीं लिया, भ्रष्टाचार नहीं किया, ऐसा ईमानदार व्यक्ति पंडित जी को मिल रहा था। उन्होंने उसे मैनेजर बना लिया। देखिए, बेईमान व्यक्ति भी अपने काम के लिए ईमानदार आदमी को ढूंढता है। इस पाठ से ये सीख सकते हैं। तो पंडित जी ने क्या कहा कि कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि तक नहीं कि वह कार्य कर सकें। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्यावान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज़ पर दस्तखत कर दिए। पंडित ओलीपीदीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। इस प्रकार से ये कहानी, ये लघु कथा यहाँ पर समाप्त होती है कि ईमानदार व्यक्ति को नौकरी मिल गई। चलिए,
कहानी तो आपके समझ में आ गई होगी, पाठ आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। चलिए इसके अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ के साथ में पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? उत्तर है कहानी का नायक दारोगा वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, जो ईमानदार, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ तथा कर्मयोगी जैसे गुणों से युक्त एक दारोगा है। वह एक भ्रष्ट समाज में रहता है जहाँ उसके पिता भी बेईमानी की सीख देते हैं। कहानी का एक पात्र पंडित ओलीपीदीन दारोगा को खरीदने में असफल रहता है तथा नौकरी से निकाल देता है, लेकिन उसके ईमानदारी के आगे पंडित को भी आखिरकार झुकना पड़ता है। इस प्रकार दारोगा वंशीधर समाज के सामने अपमानित होने के डर से झूठ के सामने कमज़ोर नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी में पंडित ओलीपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? तो उत्तर है पंडित ओलीपीदीन इस इलाके का प्रतिष्ठित जमींदार है। कहानी में उसके व्यक्तित्व के दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं। पहला पक्ष निंदनीय है, जब वह दारोगा को रिश्वत देने की कोशिश करता है। उसके उस स्वरूप से घृणा होती है व्यक्ति को कि देखो कैसे रिश्वत दे रहा है ना, जिससे उसके भ्रष्ट व्यक्तित्व का पता चलता है। वह आरोपों से मुक्त होने के लिए कई छल प्रपंचों का सहारा लेता है, जिससे उसके चालाक व्यक्तित्व का भी पता चलता है। दूसरा पक्ष प्रशंसनीय है, जब पंडित ओलीपीदीन को दारोगा को नौकरी से निकलवाने पर पछतावा होता है और वो वापस उनसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनने की विनती करता है, उसकी आंखों में सद्भावना झलकती है। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के इस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि वह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो पहला है वृद्ध मुंशी, फिर वकील और फिर शहर की भीड़। तो पहला है वृद्ध मुंशी। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान देना यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इस उदाहरण में वृद्ध पिता समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहराई को व्यक्त करते हैं और घर की आर्थिक दशा इतनी दयनीय है कि वे अपने बेटे को भी रिश्वतखोरी का मार्ग अपनाने की सीख देते हैं। वे उसे नौकरी ढूंढने जाने से पहले ऊपरी आमदनी के फायदे बताते हैं। ठीक है, अगला है वकील। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। इस कहानी में वकील पंडित ओलीपीदीन के आज्ञापालक तथा गुलाम थे। जहाँ यहाँ न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की झलक दिखाई देती है। ये भी दिखाई देता है कि न्यायिक व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार शामिल है। आगे शहर की भीड़ के बारे में बताना है। तो शहर की भीड़ जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार को टीका टिप्पणी कर रहा है। निंदा की बौछारें हो रही है, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। ठीक है, माने हर कोई जो है बड़ा ईमानदार बना जा रहा था। जब पता चला कि पंडित जी बेईमान है, तो बड़े बड़े बेईमान लोग भी अपने आप को ऐसे बातें कर रहे थे, ऐसे कोस रहे थे जैसे वो खुद ईमानदार हों। तो प्रस्तुत उदाहरण से पता चलता है कि सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन तमाशा देखने के लिए सब आतुर रहते हैं। पंडित ओलीपीदीन के गिरफ्तार होने पर शहर की भीड़ टीका टिप्पणी करने से पीछे नहीं रहती, जबकि वो स्वयं भी गलत है। इससे समाज की संवेदनहीनता का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर की देन है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब ये बताना है कि ये किसकी उक्ति है। दूसरा बताना है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तीसरा, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? क्या पिता को ऐसी सीख देनी चाहिए पुत्र को? तो उत्तर है पहला का में लिखेंगे यह उक्ति दारोगा वंशीधर के वृद्ध पिता की है। खा में लिखेंगे जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने के पहले दिन मिलता है टाइम पर, तथा ज़रूरतों को पूरा करते करते कम होता रहता है। और मतलब पहले दिन मिल जाता है महीने के पहले दिन, और फिर तो वो है जो है घटता जाता है ना, खर्चों को पूरा करते करते ही निकल जाता है। तो पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे लुप्त होता जाता है। उसी प्रकार महीने के अंत तक मासिक वेतन भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता है ना। तीसरा हम लिख सकते हैं, गाँव में नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ।
असहमत हूँ। ऊपरी आय या रिश्वत लेना गलत बात है। जितनी खुशी ईमानदारी से नौकरी करने में मिलती है, उतनी खुशी अधिक पाने की लालसा में ऊपरी आमदनी से नहीं मिलती। पांचवा प्रश्न देखिए है, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए इसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। यानी हम इसके दो टाइटल क्या दे सकते हैं, कौन से दो टाइटल हम इसके रख सकते हैं इस कहानी के। तो पहला टाइटल देखिए लिखा है, धन के ऊपर धर्म की जीत। इस कहानी के अंत में आखिरकार पंडित ओलीपीदीन को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह स्वयं वंशीधर के पास चलकर आता है, उसे अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देता है। इस प्रकार धन पर धर्म की जीत होती है। तो एक टाइटल तो ये हो सकता है, धन धन के ऊपर धर्म की जीत। दूसरा टाइटल हो सकता है, धर्मनिष्ठ दारोगा। तो ये भी एक विकल्प है हमारे पास। इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ये कहानी पूरी तरह से दारोगा वंशीधर पर आधारित है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ है। वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाता है। तो ये दो शीर्षक हो सकते हैं इस कहानी के। छठवां प्रश्न है, कहानी के अंत में ओलीपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते, अगर आप होते तो क्या करते। तो देखिए उत्तर है, चूंकि पंडित ओलीपीदीन स्वयं एक भ्रष्ट, बेईमान तथा लालची व्यक्ति था, उसने आज तक रिश्वत लेकर अपने गलत कार्यों को अंजाम दिया था। एक वंशीधर ही ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपने धन के बल पर खरीद नहीं पाया। उसने आज तक सबको खरीदा था अपने धन के बल पर, लेकिन वंशीधर को वो खरीद नहीं पाया, झुका नहीं पाया। तो वास्तव में देखा जाए तो जीत तो वंशीधर ही की ही हुई, है ना। एक वंशीधर ही ऐसा था जिसको वो अपने धन के बल पर खरीद नहीं पाया। दरोगा के इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उसे अपना मैनेजर नियुक्त कर दिया। मैं भी इस कहानी का अंत भी इसी प्रकार करता या करती, ये आप लिख सकते हैं। पाठ के आसपास में अब क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, दारोगा वंशीधर गैरकानूनी कार्यों की वजह से पंडित ओलीपीदीन की गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित ओलीपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर को ऐसा करना उचित था, आप उसकी जगह होते तो क्या करते। यानी पहले तो उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा था, और अब जो देखिए उसके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो गया है। तो क्या ये निर्णय सही था वंशीधर का। तो उत्तर देखिए है, वंशीधर का पंडित ओलीपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी के लिए तैयार होना कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता, यानी सही नहीं लगता कि उसे नौकरी करना चाहिए। वंशीधर एक ईमानदार दारोगा था, वह चाहता तो ओलीपीदीन द्वारा प्रस्तावित नौकरी के आग्रह को ठुकरा सकता था। मैं उसके जगह होता या होती तो ऐसी नौकरी कभी नहीं स्वीकार करती। पंडित ओलीपीदीन के काले धन का मैनेजर बनकर मैं अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाती या पहुंचाता। दूसरा प्रश्न है, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता है। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों। तो इसका उत्तर है, वर्तमान समाज में सरकारी विभाग में कई ऐसे पद हैं जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, जैसे आयकर, बिक्री कर, आयात निर्यात विभाग इनके उदाहरण हैं, जहां अभी भी रिश्वत जैसी बुराइयां व्याप्त हैं। यह मासिक आमदनी से अधिक ऊपर आमदनी का महत्व है। तीसरा प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो, है ना, जब आपके तर्कों से इस कहानी में आपको भ्रम लगा हो। तो समाज के ऊंचे तबके के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोगों को देखकर लगता था कि वे बड़े पदों पर ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर मुझे भ्रम होता था कि वे जैसा बोलते हैं शायद वैसा करते भी हैं। परंतु एक बार मैंने अपने ऐसे ही करीबी मित्र को, जो समाज की भलाई तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना की बातें करते हुए सुना था, उसे ही इस भ्रष्टाचार में लिप्त देखा। इस अनुभव के बाद मेरा भ्रम टूट गया। चौथा प्रश्न है, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। का क्या बताना है हमें, तो का में बताना है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। खा, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। गा, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया होगा। और इसके बाद साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं। तो का में हम लिखेंगे, जब पूरी तरह शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी मुझे अपनी योग्यता के लायक नौकरी नहीं मिली, तो लगा कि मेरा पढ़ना लिखना व्यर्थ है। खा में लिखेंगे, मैंने अपनी शिक्षा का उपयोग गरीब बच्चों को पढ़ाकर उन्हें साक्षर बनाने में किया, तो मुझे मेरा पढ़ना लिखना सार्थक लगा। गा, पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा। शिक्षा और साक्षरता दोनों का अर्थ समान नहीं है। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना, जबकि शिक्षा का अर्थ है पढ़ लिख कर विषय की गहराई समझना अथवा योग्यता प्राप्त करना। पांचवा प्रश्न है, लड़कियां वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है।
तो उत्तर है, इस वाक्य में समाज की संकीर्ण सोच का पता चलता है, जहाँ लड़कियों को बोझ समझा जाता है, उन्हें पढ़ाने के स्थान पर घर के कामों में लगा दिया जाता है। समाज में लड़कियों का जन्म लेना अभिशाप तो माना ही जाता है, लेकिन उनके बड़े होते ही विवाह की चिंता सताने लगती है, ये हमें पता चलता है। छठवां प्रश्न है, इसीलिए नहीं कि ओली दीपीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आएगा। प्रत्येक मनुष्य अन्न से सहानुभूति उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, अनसे की जगह उनसे कर लीजिएगा, उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास ओलिपीदिन जैसे व्यक्तियों को देखकर उसकी क्या प्रतिक्रिया क्या होगी, लिखें। उत्तर है, ओलिपीदिन जैसे व्यक्तियों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि समाज में भ्रष्टाचार फैलाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोग ही होते हैं जो कानून और न्याय व्यवस्था को आसानी से अपने पक्ष में ले आते हैं, धन के बल पर। कानून से खिलवाड़ करना उनकी इस आदत होती है। ये भी लगता है कि वंशीधर जैसे ईमानदार लोगों की कमी क्यों है, जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा सकते हैं। इसके बाद समझाइए तो जरा। मैं पहला प्रश्न है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इसका उत्तर हो सकता है, इस कहानी में प्रस्तुत पंक्तियाँ वंशीधर के वृद्ध पिता के द्वारा कही गई हैं। इन पंक्तियों के द्वारा समाज के लोगों की सोच पर कटाक्ष किया गया है। ऐसा समाज जहाँ योग्यता के बल पर मिले पद को उसमें हो रहे आमदनी के कारण महत्व दिया जाता है, केवल मासिक वेतन को ही नहीं बल्कि ऊपरी आमदनी को भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति कहानी के नायक दारोगा वंशीधर के लिए कही गई है। यह समाज में रह रहे उन लोगों के लिए है जो भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों से प्रभावित नहीं होते, वे ईमानदारी, स्वावलंबन तथा धैर्य से जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। तीसरी उक्ति है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। ये किसके बारे में है, तो एक रात वंशीधर की नींद गाड़ियों की खड़खड़ाहट से खुल जाती है। उन्हें लगता है कि इतनी रात को कोई गाड़ियों को पुल के पार क्यों ले जा रहा है। उन्हें संदेह हुआ कि जरूर कोई गैरकानूनी सामान ले जाया जा रहा है। उनके मन में हुए भ्रम ने तर्क के स्तर पर सोचना शुरू किया कि ज़रूर कोई कुछ गलत हो रहा है, और आखिरकार उनका तर्क सही निकला। चौथी उक्ति है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। किसके लिए यह उक्ति है? प्रस्तुत पंक्ति द्वारा न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाया गया है। जिस न्याय व्यवस्था में धन के बल पर न्याय किया जाता हो, वहाँ एक दोषी अपने आरोपों से आसानी से मुक्त हो जाता है। जहाँ धन का बल हो या पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी धन के बल पर न्याय को भी हराया जा सकता है। न्याय वही रहता है जहाँ धन है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। तो उस रात जब ओलीपीदिन को गिरफ्तार किया गया, लोग सो रहे थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर अगले दिन सुबह होने तक पूरे शहर में फैल गई। मतलब कोई भी घटना होती है तो इतनी जल्दी आग की तरह फैलती है, यानी गिरफ्तारी रात को ही और सुबह तक तो सब जगह फैल गई। इससे यही पता चलता है कि लोगों को रात्रि काल में भी निंदनीय बातों की जानकारी होने में देर नहीं लगती, लोग बस यही खोजते हैं। छठवा है, खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। तो देखिए, ये उक्ति किस लिए है? लेखक द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों से समाज के उन लोगों पर कटाक्ष किया गया है जो पढ़ाई को धन अर्जित करने का साधन समझते हैं। जब वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उनके वृद्ध पिता को लगा कि पढ़ाई लिखाई सारी बेकार चली गई। वो नौकरी से निकल गया तो उन्हें लगा कि पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ हो गई। उनके अनुसार वंशीधर को पढ़ाना लिखाना बेकार हो गया, क्योंकि वह दुनियादारी नहीं समझ सका। सातवीं उक्ति है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यहाँ धन और धर्म को क्रमशः सद्गति और असद्गति, बुराई सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य के रूप में भी समझा जा सकता है। यानी एक दूसरे के द्वंद्व के रूप में, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के विरुद्ध। यानी धन जो है यदि असद्वृत्ति है तो धर्म जो है सद्वृत्ति है, इस तरीके से। तो कहानी के अंत में जब ओलीपीदिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बना देता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चाई और धर्म के आगे धन की हमेशा पराजय होती है। ओलीपीदिन आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया था, लेकिन वंशीधर की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे परास्त कर दिया। अगला प्रश्न है, 8वीं उक्ति है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया।
तो देखिए, ये उक्ति किस बारे में बता रही है। जब अदालत में ओलीपीदिन को दोषी के रूप में पेश किया गया, तब वकीलों की सेना अपने तर्क से उन्हें निर्दोष सिद्ध करने में एकजुट हो गई। आरोपों को गलत प्रमाणों द्वारा झूठा साबित किया जाने लगा। उल्टा वंशीधर पर ही उद्दंडता तथा विचारहीनता का आरोप मढ़ दिया गया, जो ईमानदारी और सत्य के बल पर अदालत में खड़े थे। गवाहों को खरीद लिया गया था, धन के बल पर न्याय पक्षपाती हो गया और आखिरकार दोषी को निर्दोष करार दे दिया गया। तो ये पंक्ति इस परिप्रेक्ष्य में कही गई। इसके बाद भाषा की बात है। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। उत्तर है भाषा की चित्रात्मकता। वकीलों का फैसला सुनकर उछल पड़ना, ओलीपीदिन का मुस्कुराते हुए बाहर आना, चपरासियों का झुक कर सलाम करना, लहरों ने अदालत की नींव हिला दी, वंशीधर पर व्यंग्य बाणों की बौछार, ओलीपीदिन का सजे धजे रथ पर सवार होकर सोते जागते चले जाना, ये भाषा की चित्रात्मकता को दिखाता है, उनके चित्रों को प्रदर्शित करता है। मन में ऐसे चित्र आ जाते हैं कहानी सुनते समय। दूसरा, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग कैसे कैसे किया गया है। देखिए, किन किन लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग है इस लघु कथा के अंदर। तो कगारे का वृक्ष, दांव पर पाना, निगाह में बांध लेना, जन्म भर की कमाई, शूल उठाना, ठिकाना न होना, इज्जत धूल में मिलना, कातर दृष्टि से देखना, मस्जिद में दिया जलाना, सिर पीट लेना, सीधे मुंह बात न करना, मन का मैल मिटना, आंखें डबडबाना, हाथ मलना, मुंह में कालिख लाना, मुंह छिपाना, सिर माथे पर लेना, ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, फिर हिंदी उर्दू का साझा रूप। बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है, इन बातों को निगाहों में बांध लो। तो इससे पता चलता है कि हिंदी उर्दू का साझा रूप किस प्रकार से प्रयोग है किया गया है। बोलचाल की भाषा है, कौन पंडित ओलीपीदिन, दातागंज के बाबू साहब, ऐसा न कीजिए हम मिट जाएंगे, क्या करें लड़का अभागा कपूत है। उपरोक्त सभी विशेषताओं के कारण भाषा में सजीवता और रोचकता आ गई। इससे कहानी कल्पित कथा न लगकर वास्तविक घटना प्रतीत होती है। दूसरा प्रश्न है, देखिए, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए आप अपनी ओर से दो दो और विशेषण बताइए, साथ ही विशेषणों के आधारों को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। यानी मासिक वेतन की तुलना किससे की गई है। तो कहानी में मासिक वेतन के लिए पूर्णमासी का चांद, मनुष्य की देन जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। 4 दिन की चांदनी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम। तो वेतन मिलने के बाद कुछ दिन तक सभी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं और कुछ दिन बाद सारे खर्च हो जाते हैं, यानी सारा पैसा खर्च हो जाता है, सारी आमदनी जो है बचती नहीं है। तो इसे 4 दिन की चांदनी भी बोल सकते हैं। खून पसीने की कमाई बोल सकते हैं, यह पूरे महीने भर की मेहनत की कमाई होती है और एक दिन मिल जाती है बस, और पूरे महीने भर मेहनत की जाती है, तो ये खून पसीने की कमाई भी बोल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियों एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। ये संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों को प्रयोग करते हुए समझाइए। तो क्या क्या समझाना हमें, देखिए, बाबूजी आशीर्वाद, बाबूजी आपके आशीर्वाद के बिना मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। सरकारी हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, मुझे सरकारी हुक्म मिला है। दातागंज के, मैं दातागंज का रहने वाला हूँ, पंडित ओलीपीदिन दातागंज के निवासी थे। कानपुर, ये गाड़ियाँ कानपुर जाएंगी। इस प्रकार से इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं अन्य वाक्यों में भी। तो इस प्रकार से पाठ के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पाठ यहाँ पर पूरा हो जाता है। समरी, पूरे पाठ की कहानी और सभी प्रश्न उत्तर आपने देख लिए। ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, पूरा करते हैं। आगे और भी वीडियोज़ आप इस चैनल पर देख सकते हैं। जुड़े रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।